आज का जवाब दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ। सरदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार साहब ये जब से आप वज़ारत उज़्मा से गए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बुरा वक्त आ गया है, ये क्या हुआ है, मामलात क्या हैं, क्या चल रहा है? मैं तो इसको ऐसे नहीं से कहूँगा कि मेरे जाने से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आप देखें तो पिछले एक अरसे से मतलब बस जो टाइम गुजरा ना, जब से हमारी वफाक में गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़त्म हुई थी, उस हुकूमत के कुछ ख़त्म होने से पहले भी बाद में भी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की अपनी ज़ाती जो मतलब हट दरमियाँ थी, और एक चीज़ के ऊपर तो उससे मसाइल हुए। मतलब मैं चूँकि उन लोगों में रहा कि मैंने बातचीत की कि मेरा ख्याल था कि इदारों के दरमियान और इमरान खान के दरमियान जो मुज़ाकरात कामयाब हो जाए और अच्छा तरीक़ाकार निकले। ये मेरा ये हमेशा होता है कि डायलाग के साथ बाद वक़्त किसी एक फ्री की ग्रीवेंसीज ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उन ग्रीवेंसीज को एड्रेस किया जाए, कुछ मामलात को तय किया जाए। जब IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे तो उस वक्त जब मैं मुज़ाकरात करवा रहा था तो हमें ये कहा गया कि कुछ अर्से के लिए धरना जलसा और फिर इंस्टीट्यूशन के लोगों के लिए बात करना मेरा ख्याल आसान है। मैं इसका कभी भी हामी नहीं रहा कि हमारी मसल्ह अफवाज के हवाले से बात की जाए, चूँकि मसल्ह अफवाज में जब आप ऐसी बात करते हैं तो जो आपके लोग बॉर्डर के ऊपर पहरा देते हैं, ड्यूटी देते हैं, और उनकी उस पहरा और ड्यूटी के नतीजे में आपकी पूरी कौम चैन के नीचे होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त भी मैंने खान के साथ ज़ाती तौर पे कहा कि किसी एक बंदे के साथ हो सकता है आपकी ग्रीवियंस हो, मैं हो सकता है आपको कन्विंस ना कर सकूँ, या आप समझते हैं कि ये गलती कर रहा है, लेकिन आप इस तरह इज्तिमाई बात ना करें। और मेरा ये ख्याल है कि बात नहीं करनी चाहिए, पब्लिकली इसके अच्छे तसरात नहीं होंगे। फिर हमने जो कमिटमेंट दी मैंने उनके बिहाफ पे कि जी हम ये धरना नहीं करेंगे। हम इस्लामाबाद का एक जलसा हुआ था, अगर आपको याद है, उस वक्त चूँकि हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात थे और मुझे ये कहा गया था कि कम से कम आपने 12-15 दिन के लिए कोई जलसा न रखें यहाँ पे। लेकिन पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि रखें। पार्टी की तरफ से मैंने जाके उनको बताया, पार्टी ने मुझे ये कहा कि नहीं करेंगे। जो हमारे आखिरी 5 दिन थे उसमें मैं चूँकि कश्मीर में था, इन्होंने जलसा रख लिया। और मैं मतलब ये आपको बताऊँ कि जब मैं वापस आया तो मैं चूँकि कश्मीर में एक आदमी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं भी रहती। मैं चूँकि जब यहाँ आता था तो मुज़ाकरात करके एक जगह से उधर गया, उधर से दूसरी तरफ भी गया, लेकिन मुज़ाकरात में अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये समझता हूँ कि इदारों के जो लोग थे वो मतलब इस हद तक उनकी अच्छाई थी कि मुझे आधे घंटे के नोटिस पे भी टाइम दे देते थे। अच्छा, मतलब वो मेरा इतना ही था कि टाइम जो लगता है उनके दफ्तर तक पहुँचने में या वहाँ पर। तो मैं जब वहाँ से आया तो मुझे याद है कि रात को 12 बजे का टाइम था, मैं मुजफ्फराबाद से पहुँचा तो मुझे मतलब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि अभी आपकी गाड़ियाँ गुजरी हैं। मैंने कहा जी आप कहाँ पे हैं? तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे शक्करपड़ियों के करीब जो ग्राउंड है उसका हम मायना कर रहे हैं। मैंने कहा और कौन है? तो कहते जी चेयरमैन इमरान खान है। तो मैंने कहा जी किस चीज़ का मायना कर रहे हैं ग्राउंड का? क्यों? उन्होंने कहा जी कल जलसा है। जो मेरे लिए आप कह लें कि 440 वोल्ट का जो एक होता है ना झटका, मैंने कहा किस तरह जलसा रख लिया यहाँ पे आपने? मैंने कहा जिस दिन मैं मतलब आप 5-6 दिन पहले मैं मुजफ्फराबाद गया हूँगा और मेरी आखिरी मुलाकात बनी गाला में खान के साथ थी। मैंने कहा जी ये जलसा तो नहीं रखना था आपने। कमिटमेंट ये हुई थी कमिटमेंट थी कि नहीं रखेंगे, चूँकि IMF के साथ हमारे डायलॉग चल रहे थे और अच्छा तासर नहीं था। तो मैं जब ये बात करके तो मैं बहुत सख्त नाराज़ हुआ। मतलब भाई मैंने जो फ़ोन गंडापुर साहब के साथ, वो भाई भी है, मैं इस हवाले से उनको कहूँगा कि मेरे बात का गुस्सा आता तो उन्होंने बर्दाश्त भी किया। मैं बहुत सख्त नाराज़ हुआ। मैंने कहा जी यहाँ कहा कि आप दूसरे को ख़राब करते हैं, जलील हो जाता है आदमी, आपके बिहाफ पे आदमी कमिटमेंट क्या करे। मैंने जो जनी खान को कहनी थी मैंने उनको कह के मैंने फ़ोन बंद कर। गंडापुर साहब बहुत देर तक मुझे कॉलिंग करते रहे, मैंने फ़ोन नहीं अटेंड किया। फिर उन्होंने मेरे घर के बाहर जो हमारी सिक्योरिटी की चेक पोस्ट है उसके ऊपर उन्होंने मुझे मैसेज दिया, मैंने फिर भी उनको कॉल नहीं की, मैंने फ़ोन रख दिया, फ़ोन बंद कर दिया। बल्कि फिर मेरे 1-2 जानने वाले उनको कहा जी कि वो बात करने थे। मैंने कहा क्या बात करेंगे यार, मैं कल सुबह उनको कैसे फेस करूँगा जिनको मैं कमिटमेंट दे के आया था। मतलब बात के लिए कुछ होना चाहिए हमारे पास। मैंने कहा इस तरह नहीं बंदा सर्वाइव कर सकता, इसमें बंदे को ख़राब करते, ज़ुबान से बड़ी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। चूँकि मैंने इदारों में मैं ये नहीं किया देखे वो बैठे, उनके एक बाल बराबर कभी उन्होंने कोई बात की उससे हटे ही नहीं। वो हमेशा अपनी कमिटमेंट पे पूरे होते रहे। फिर कौन रहा था खान, या हमारे लोग खान को वो कर लेते होंगे। तो इस पे जब मैं हुआ तो उसमें 1:30 बज गए, यानी 12 से ये लेके इसका 1-1:30 का होगा। उस वक्त मुझे कहने लगे जी खान साहब कहते मुलाकात करें। तनवीर से पूछा आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अब क्या मेरे पास बचा है कि मैं कुछ कहूँ के कर रहा है, जो करना था आपने कर लिया। तो उस पर फिर मुझे नहीं कोई बात नहीं करेंगे कल के जलसे में। फिर भी 1-2 लोगों से, एक ने ज़्यादा की एक ने थोड़ी की, लेकिन दूसरे दिन जो जलसा था, यानी उस वक्त ये कॉन्सेप्ट जो बना हुआ था कि फ़ौज के बारे में बात करना, उस वक्त के जो सिपा सलार थे उनके बारे में बात करना एक फ़र्ज़ बन चुका था। सब कर रहे थे। सब मतलब एक नहीं था कि यानी PTI की सर्वाइवल और PTI के ग्राफ के लिए ऐसी जब करेंगे तो उससे ग्राफ उभरता है। जो चेयरमैन PTI में वो खुश होते थे। PTI में एक तासर बन चुका था कि इससे
यानी वो बैकफुट जाएंगे। और ये चीज़ मैं ज़ाती तौर पे ये समझता था कि चूँकि हमारा मुल्क जिन चैलेंजेस है और फिर आज़ाद कश्मीर का रहने वाला होने के नतीजे में ये है कि हम एक जात की कैफियत में होते हैं। ठीक है। आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा इलाका है जिसके अंदर हमारी हुकूमत कायम है, और ये हुकूमत पाकिस्तान ये समझता है कि जी पूरे के पूरे कश्मीर की हुकूमत है, इसलिए पाकिस्तान ने ये इस्टेब्लिश की हुई है। जबकि मकबूजा कश्मीर में कठपुतली हुकूमत होती है, हम उसका भी वज़ीर आला को भी नहीं मानते। उनकी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी हैं वहाँ पे। लेकिन आज़ाद कश्मीर का जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि ये पूरे उसमें जो बंदा रहता हो वो हमेशा अपने आप को भी ईमानी उस कैफियत में रखता है और अपने तमाम लोगों को भी रखता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये एहसास जज्बात चेयरमैन पीटीआई के नहीं थे? आप लोगों को ये पता था, अंदाज़ा था, और आप लोग कमिटमेंट भी कर रहे थे, मुज़ाकरात भी कर रहे थे, लेकिन कोई बंदा था जो इन मुज़ाकरात को ख़राब कर देता था? देखिए चेयरमैन का यानी कि देखिए बेसिकली जो बैकग्राउंड था वो ये था कि चूँकि एक स्पोर्ट्समैन से वो जब इसमें आए और एक तहरीक बनाई और एक पार्टी बनाई, उन्होंने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वो किसी और शोबे के अंदर थे, यानी स्पोर्ट्स में हो या किसी भी ऐसी, उसके बाद वो सियासत में भी आ गए। ठीक है, वो कोई पाबंदी तो नहीं होती सियासत में अगर पब्लिक आपको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ये है कि उनके जहन में ये कुछ थ्योरियाँ होती हैं, आपको पता है कि जिसने जितना पढ़ा होगा उसको। उनका ये है कि जब थर्ड वर्ल्ड नेशन जितने भी तरक्की पसीर मुल्क हैं उनके अंदर ख्वाह जादी जत्थे हों या आज़ादी के जत्थे हों, मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे वार लॉर्ड सिस्टम भी बने या फौजें हों, उनका ये ख्याल है कि ये जो जिसके पास बंदूक होती है, जो ताकतवर होते हैं, वो इक़्तिदार छीन लेते हैं। तो खान के पास एक ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, मतलब उसका ये ना कि आप कौन है ये थ्योरी उनको समझाने वाले, पढ़ाने वाले? देखिए उसमें यह कि थ्योरियाँ तो दुनिया सारी में, क्योंकि जब तक आप कंपेरेटिव स्टडीज़ नहीं करते, देखिए बहुत सारे मुल्कों में फ़ौज ने इंटरवीन ज़्यादा किए। मसलन अगर आप तुर्की का मॉडल देखें, इस वक्त ये तैयब अर्दगान वो ये वाहिद रूलर हैं। कल उनका एक मीडिया उसाया था, मैंने उनको मुबारकबाद भी दी। तुर्की उन मुल्कों में से कि हमारी और तुर्की की कॉमन चीज़ें बहुत सारी है। हमारे मुल्क का साइज़ एक जैसा है, उनकी आबादी 7-8 करोड़ है, हमारी आबादी 22-23 करोड़ है। लेकिन बिलीव के अतबार से, रहन सहन के अतबार से, या मुसलमानों के जज्बात के अतबार से जहाँ पे कोई इशू होता है, तुर्की वाले भी जज्बाती होते हैं, हम भी हैं। सुन्नी वल अकीदा, और मैं ये समझता हूँ कि आले रसूल के हवाले से ताज़ीम में वो भी बहुत मतलब अकीदत में है डूबे हुए, और हम पाकिस्तानी भी बहुत अकीदत करते हैं। हमारे उनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। अब जो तुर्की है वहाँ पे भी फ़ौज का इंटरवीन हुआ, और पाकिस्तान में भी फ़ौज का हमेशा अमल दखल काफ़ी रहा है। लेकिन देखें तैयब अर्दगान एक ऐसा हुक्मरान कि उसने आके अपनी एक्सपोर्ट को और मुल्क की इकानमी को दुनिया की 18वीं बड़ी इकानमी बनाया। इस वक्त दुनिया की 80 इकानमी में भी नहीं आता नहीं है। अब जब पाकिस्तान कहीं नहीं है तो आप देखें कि कहते हैं कि जहाँ पे धोखा दिया जाता है, जहाँ झूठ बोला जाता है, पाकिस्तान इतने नंबर पे है, तो उसमें कोई एजाज़ है हमारे पास। इमरान खान को ये देखना चाहिए था कि ये तो ठीक है कि थर्ड वर्ल्ड नेशंस के अंदर फ़ौजें इंटरवीन करती हैं। फ़ौजें जब इंटरवीन करती हैं, या अपने असर रसूख पीछे रह के अगर आपने किसी मुल्क में उनको आइनी रोल दे दिया हो। हमारे मुल्क में भी ये डिबेट हमेशा से चली है कि क्या फ़ौज का कोई आइनी रोल बना दिया जाए कि बजाय इसमें कि वो गैर आइनी इंटरफेयर करें, आइनी तौर पे इंटरफेयर करें। ये डिबेट हुई है और उन्हें में कोई अर्ज नहीं। और अगर इसका कोई मंतकी नतीजा निकलता है, यानी आप फ़ौज को कोई आइनी रोल दे देते हैं, उसमें भी कोई अर्ज नहीं है। आप इस बात के हामी हैं कि फ़ौज को कोई हुकूमत के अंदर एक आइनी रोल मिलना चाहिए? देखें रोल तो वो अदा करते हैं, रोल होता है। उसकी वजह क्या है कि देखें जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, एक होती है इंटरनल थ्रेट, एक होती है एक्सटर्नल थ्रेट। थ्रेट किसी भी सूरत में होगी, फ़ौज किसी दुनिया के मुल्क की, कम पाकिस्तान तो दुनिया में मैटर करता है ना। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी पावर है। अगर हम पाकिस्तान को बर्मा भूटान की तरह ले जाएं तो फिर दुनिया किधर आपको छोड़ेगी। पाकिस्तान मैटर करता है। पाकिस्तान के अंदर या किसी भी जगह पे अफवाह जो होती हैं ये लास्ट रिदार्ट भी होती हैं, और मुल्क की बका के लिए दुनिया की हर फौज बाहर आती है और वो आखिर तक जाती है, हमारी भी जाती है। लेकिन हम देखें ना उसका रोल मान नहीं रहे होते, या बाज़ वक़्त फ़ौज खुद भी ये कर देती है कि वो कहती है नहीं हम रोल अदा नहीं करते। असल बात ये होती है कि बाज़ अगर देखें, अभी बाजवा साहब ने जाते हुए कुछ 1-2 बातें ऐसी की कि जिससे हमारे मुल्क में कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि जो उस वक्त जनरल जहांगीर करामत ने यह कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सूरत में, देखिए बाज़ वक़्त ये होता है कि जब आइनी रोल डिफाइन ना हो, आइन के अंदर चूँकि डिबेट होती है, बातचीत। जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने उस वक्त के आर्मी चीफ को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, जनरल अयूब खान को। जब वो डिफेंस मिनिस्टर बने तो ये पहली मतलब मदाखलत थी फ़ौज की तरफ से डायरेक्ट, बीइंग वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी। और वही डिफेंस मिनिस्टर साहब कुछ टाइम के बाद आपकी गवर्नमेंट को हटाते हैं और ख़ुद बैठ जाते हैं। अगरचे मैं ये समझता हूँ कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान की तामीर के हवाले से बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन आखिर में कोई 1-2 गलतियाँ ऐसी करके कि जिसका हमें आज खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती, आइनी रोल बना लें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जितने स्टेक होल्डर्स हैं बैठ के
उनको एक रोल दें और उसके अंदर वो रोल अदा करें, वो बहुत अच्छा होगा। सरदार तनवीर इलियास साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। जनरल बाजवा से भी आपके मरासिम अच्छे थे और अच्छे हैं मेरे ख्याल में। जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान आखिर क्या हुआ? ये सब ठीक चल रहा था, आखिर एक वजह क्या बनी जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लड़ाम से गिर गई? तो मुझे लगता है, देखिए, ये हमेशा हर दौर में रहा है, ये एक मलाती साजिश होती है। इमरान खान के साथ भी बुनियादी तौर पे ये एक बातचीत चलती थी कि जी ये फ़ौज ने हमें सीटें कम दी हैं, फ़ौज ने इसलिए सीटें हमें कम दिलवाई हैं ताकि हम कमज़ोर रहें और इनके हाथों में खेलें। ये वो कहते थे, ये सादा डेफिनेशन है, वो जो भी कहें कि जी कमज़ोर होंगे, इनके हाथों में खेलेंगे, अगर हम मजबूत हो गए तो इनकी बात नहीं सुनते। इमरान खान के आते ही लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक चीज़, और महंगाई और बहुत ऐसे काम थे कि जो पीटीआई के अंदर एक जो ऐसी थी ना, जो बजाय इसमें कि मैं नहीं कहता कि सारे कामों में मुमकिन है लोगों ने किया भी हो, कुछ मतलब पीछे इदारों के लोगों ने को रोल किया, मैं सच्ची बात है, कुछ चीज़ों के अंदर है ऐसा इबाम की चीज़ें थी, लेकिन यह कि बहुत सारी जगहों पे पीटीआई के अपने लोग कोई ट्रेनिंग की कोई नहीं थी कि हमने करना क्या, समझ ही नहीं आती थी उनको करना। क्योंकि आप तो पंजाब कैबिनेट के मामला भी देख चुके थे। बिल्कुल, तो मैं चूँकि यहाँ रहा तो बहुत सारी चीज़ों में पीटीआई वाले खुद भी जो है ना, क्या नातजुर्बाकार थे और कुछ काम का आइडिया नहीं बनता था इनको कि क्या करें ना, रस्सी को पकड़े कौन से। उससे ये हुआ कि जो इनकम्पिटेंसी हमारी डे बाई डे, बैड गवर्नेंस। अच्छा, फिर ये होता था कि इंतजामी लिहाज से हम ऐसे इकदाम करते थे। आपने देखा कि पंजाब में मैं था, हमने 6-7 चीफ सेक्रेटरी चेंज की, कुछ तो बनती है इतने शार्ट टाइम के अंदर। आईजी चेंज हुए, और एक मैं आपको बताऊं कि जो एक ज़्यादती इन्होंने की कि जो डॉक्टर तोकीर शाह हैं, उनको इन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी एक दिन जब कोरोना के मसाइल थे, हालांकि कोरोना से बहुत सारे चीज़ें निकल में इतनी गलतियाँ इमरान खान ने नहीं की जितनी हमारी बाकी एरियाज़ में गलतियाँ थी। अगर वो यहाँ करता तो काम की तो तबाही निकल जाती। यहाँ कुछ हमारे इकदाम कई मुल्कों से बेहतर थे कोरोना में, लेकिन डॉक्टर तोकीर शाह जैसे आदमी को, वो एक अच्छे तजर्बाकार, अच्छी शोहरत वाले ब्यूरोक्रेट, उनको क्या किया कि सेक्रेटरी हेल्थ लगाया कि जी ये मुतारक रोल है वो कोरोना के हवाले से। उन्होंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का विज़िट किया, कुछ और एक्टिविटीज़, वो कोई 1.5-2 दिन के सेक्रेटरी हेल्थ रहे। उनको कहा जी ये तो बड़ा उनके करीब है जाती उम्र वालों की, और बड़े ये रायवेंड उनको अगले दिन। ये देखिए, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। देखिए, कोई काम का ऐसे एक ही काम नहीं है डॉक्टर तोकीर शाह, ऐसे कई काम हमने किए जो बहुत ज़्यादती थी। तो जनरल बाजवा कहाँ से नाराज़ हुए? जनरल बाजवा के हवाले से मैं जो बात कर रहा था कि ये इन्होंने बीच में कैसा किया कि जी जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते हैं। ये एक बड़ी स्ट्रांग अंदर मतलब वेव मौजूद थी और फीलिंग्स मौजूद थी कि जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन चाहते हैं। क्योंकि जब जनरल बाजवा पहले बने थे तो उसमें मैं आपको बताऊं कि जो पहली एक्सटेंशन थी, अगर आपको याद हो कि जो अभी एक ऐप है, चूँकि जो आप डिजिटल वर्ल्ड के साथ तल्ले करते हैं, आप तो एक ऐप में अगर मेरी आप तस्वीर डालें तो आप देखते हैं कि जी मैं 70 साल का कैसे लगूंगा या अल्टर एज। इसी तरह जनरल बाजवा की कोई तस्वीर डालता था कि जी ये 80 साल की उम्र में भी वो स्टिक पकड़े हुए कह रहे हैं कि जी काम में चूँकि अभी मेरी ज़रूरत है और मैंने अभी कंटिन्यू रखा। ये जनरल बाजवा की वो ऐप है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि बहुत कम लोगों को पता है, ये जो ऐप्स का और जो मीम्स बनाने का था, इमरान खान सोचता था पहले कि जी फौजी बनवा रहे हैं, यानी इदारे बनवा रहे हैं, एजेंसियाँ बनवा रही हैं, इदारे कुछ सोचते थे। और ये मैं कलमा पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे गवर्नर उसमें बनते थे पंजाब में मीम्स, जिसमें आप देखते हैं कि इमरान खान को दिखाया जाता था ना कि 2 साल का हो गया अभी चलना नहीं सीखा, यानी फौज चलाना चाह रही है, फौज कह रही है इमरान खान को, लेकिन वो चल नहीं पा रहा। वो मीम्स कहाँ बनती थी, ये मीम्स गवर्नर हाउस में बनती थी। गवर्नर हाउस में तो चौधरी सरवर साहब थे, गवर्नर हाउस में बन रही थी। अब उसका ये कि मैं कलमा पढ़ के मैंने आपको बताया कि ये मैं वो पे कह रहा हूँ, खिलाफ साजिश यहाँ से हो रही थी। बिल्कुल, उस वक्त जो है ना कि यानी हुकूमत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव बिल्ड करने के गवर्नर हाउस से हो रहा था। अब देखिए, बात का ये होता है ना कि अब आप कहेंगे जी ISI बनवा रही है, वो कहेंगे जी IB बनवा। मैं बात कर रहा हूँ कि बात का काम कहीं और हो रहा होता है और तो उस डल किसी को और के खाते में डल रही होती है। तो बाजवा साहब के हवाले से एक तो ये फीलिंग्स वहाँ पे, और दूसरा ये था कि जी नेक्स्ट अगर ये एक्सटेंशन के साथ वो इज़ नेक्स्ट चीफ, नेक्स्ट जब चीफ की आती है ना बात, तो उसमें ये है कि इतना बाज़ वक़्त किसी चीज़ को प्रोपेगेंडे को इतना हम रिपीट करते हैं, उसके ऊपर इतना इंसिस्ट करते हैं कि वो चीज़ डेवलप हो जाए। उस वक्त जो DGI थे जनरल फैज़ हमीद, उस वक्त ये हुआ कि जी इनको बनाया जाए, इसको ना बनाया जाए, ये चूँकि बहुत तकड़ा है, इसने तो हुकूमत फारूक करनी। ये लोग आज ये समझ रहे हैं कि जी जनरल फैज़ हमीद की वजह से ये काम हुआ, हालांकि ये बात नहीं थी। मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान की जो साइकी है, जो इमरान खान को जानता है, इमरान खान ने किसी सूरत जनरल फैज़ हमीद को नहीं बनाना था। किसको बनाना था? जिस बंदे को इमरान खान की खामियां पता। अब ये है कि जो बुनियादी तौर पे जब जो मौजूदा आर्मी चीफ है, ये पहले DGMI थे, कुछ टाइम के लिए ये DGI भी बने, 8 महीने या 10 महीने जो उन्होंने गुजारे होंगे, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं। और उसके बाद चूँकि जो DGC थे वो जनरल फैज़ हमीद थे, उनको दोबारा DGI
बनाया गया। अब इमरान खान के पास जो लोग, मैं आपको जो चीज़ बताऊँ, आप कभी किसी से पूछेगा, चूँकि आप इंटरव्यू लेते हैं, आपको सिर्फ इमरान खान के साथ जो बैठ के जो लोग इन चीज़ों पे तबसरे करते थे, उनसे अगर आप पूछें कि कर्नल बड़ा होता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल, तो वो चूँकि कहेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल एक होता है, तो वो कहेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल बड़ा होता है। ऐसे लोग अंदर बैठे होंगे जिनको फ़ौज के रैंकों का नहीं पता, वो फौज पे तबसरा करते थे। वो फौज पे तबसरा करते थे। और ये चीज़ें डिवेल्प जब हुई ना, तो विदाउट, चूँकि देखें इदारे जो है ना, उनके बंदे तो अंदर बैठे होते हैं, वो आपको चाय पिला रहे हो, आपको खाना खिला रहे हो, आपका दरवाज़ा खोल रहे हैं बंदे, या आपके कोई, तो ये खबरें बाजवा साहब तक पहुंचती थी। अरे बिल्कुल बाहर जा रही थी। और ये एक ऐसी डिबेट थी कि जिस तरह इन्होंने बाकी काम मुका लिए और अभी सिर्फ आर्मी चीफ की तकर्री मसला बन गया। तो ये एक बुनियादी नुकता था जहाँ पे उसमें ये हुआ कि इसकी रेपुटेशन और ये इतना स्ट्रांग होना शुरू हो गया कि आर्मी के अंदर ये इश्यूज खड़े हो गए कि जी जो ISI है, इसका जो DGI होता है, इस ISI की सरबराही को मतलब कोर की सरबराही क्यों नहीं डिक्लेयर, क्योंकि आपको आर्मी चीफ बनने के लिए आपको कोर को कमांड करना होता है। अब उसको कोर को कमांड करने के लिए भी ड्यूरेशन की है, तो कम से कम मिनिमम 6 महीने और 10 और 12-15 महीने के वो था। उस हवाले से एक लेटर फ़ौज ने उस वक्त अंदर जारी किया, जिसमें फ़ौज के जो हाई तबके हैं उनके अंदर भी ये बहस हुई कि किसी को कानून कौन खबर नहीं। उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें जो मौजूदा आर्मी की रजीम है ये नहीं थी। उस वक्त लेटर ये जारी हुआ कि जी फ़ौज की कम से कम कमान इतनी करेंगे। इन लोगों ने ये कहा, जी इमरान खान के जो साथ बैठे थे, ये इमरान खान ये समझता था कि जी ये जो कोर है, जनरल फैज़ हमीद यहीं बैठा रहा, ये प्रोपेगेंडा की मैं बात कर रहा हूँ कि ये था। रियलिटी में क्या थी ये इमरान खान को पता होगा, ये जनरल बाजवा को पता होगा। लेकिन जो आम आदमी तक आप ये करेंगे, हमारे तक लेयर आती थी कि जी जनरल फैज़ हमीद की प्रायोरिटी ये है कि मुझे या पिंडी में लगाया जाए। पिंडी में अगर लगाते हैं तो मैं ISI और पिंडी समझे कि ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें कर रहा हूँ। उस क्लैश के नतीजे में कि जनरल बाजवा इनसिक्योर हुए, उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को पेशावर वाली कोर दी। पेशावर वाली कोर से हटाया तो फिर बावलपुर वाली दी, फिर भी कोर ही थी। अब ये ऐसी चीज़ें थी कि जो फ़ौज का इंटरनल मसला है, जो कभी भी कोई दुनिया का प्राइम मिनिस्टर, हमारा जो पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस हद तक नहीं गया। तो ये डिस्कस करते थे इसको, ये डिस्कस करते, पब्लिक में भी ले गए इसे। पब्लिक में नहीं लेके, लेकिन ये वो लोग डिस्कस करते हैं। 10-12 लोग हैं हमारे PTI के इदारों को पता है कि इमरान खान के सामने जो बैठते थे, एक ये कह रहा, मुझे बताएं कि उसमें से बात ऐसे हैं कि मैं यही बता रहा हूँ कि उनको फ़ौज के रैंक पता ही नहीं है, और वो मशवरे दे रहे थे कि इस तरह ये नहीं पता है कि दुनिया में जो ब्रिगेडियर का रैंक है ना, जो 1 स्टार जनरल होता है, बहुत सारी दुनिया में इसको जनरल ही कहते हैं। ठीक है। अब जो ब्रिगेडियर से मेजर जनरल जब बनता है तो उसकी सर्विस में क्या फ़र्क पड़ता है, ये सर्विस कितनी हो सकती है। जब वो ब्रिगेडियर होता है या फुल कर्नल में और ब्रिगेडियर के पर्स या उसकी जो इख्तियारात में कितना फ़र्क होता है, ये लोग इमरान खान को बता रहे थे कि असल चीज़ ये। ठीक है। और इमरान खान को भी कुछ नहीं पता, मैं ये भी आपको बताऊँ। इस हवाले से इमरान खान को भी फ़ौज के अंदर के स्ट्रक्चर का, उसको अगर आप पूछें ना कि जो DGMO डायरेक्टरेट होता है वो क्या करता है, इमरान खान से पूछे कि अगर लाहौर कोर ने मूव करना है या फलां किसी डिव से कुछ करना है हमने, तो फ़ौज के आर्डर कौन से निकलेंगे। आप कैसी बातें कह रहे हैं, उनको तो वज़ीर आज़म वो रहे हैं, उनकी तरबियत की गई है, वो उनको लाया गया, आप कैसी बात। बिल्कुल वो नहीं। देखिए आर्मी की, देखिए आर्मी में आपको बताऊँ, ऐसे अगर आप कहें ना कि मैं अकलीकुल हूँ, बहुत सारी चीज़ों पर मुझे नॉलेज ज़रूर होगा। मैं आपको बताऊँ ना, जो ज़्यादती की जाती है, जिससे मैंने अभी तौकीर शाह साहब का बात कर, राजा जहांगीर जब लगे तो हम चूँकि पहले भी कहते, मैंने उस्मान बुज़दार साहब, हमने मरी में एक हम इवेंट कर रहे थे, पहली दफ़ा 5 बड़े मतलब मीडिया हाउसेस के मालिकान वहाँ पे गए, तो मैंने उस दिन उस्मान बुज़दार साहब को कहा कि शहबाज शरीफ साहब ऐसी तारीफ़ नहीं करते थे, इस बंदे में गट्स है। तो मैंने राजा जहांगीर में एक बात करूँ कि कॉम्पिटेंट अफसर है, मैंने राजा जहांगीर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा जी मीडिया जो रुकवा है तो और ही कम सी। अब यानी यूनिफॉर्म में कोई छोटा मोटा फ़र्क होगा जो मैं नहीं पहचान सकता, कोई पट्टी रत्ती होगी, कोई पीली होगी। तो अब आर्मी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हर बंदा नहीं समझ सकता, वो एक फ़ौजी समझता है। इमरान खान को मोटी बात पता होनी चाहिए कि पाकिस्तानी फ़ौज है, जब मुल्क को ख़तरा होगा तो ये टकरेगी, छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल ठीक। ये जनरल आसिम साहब जब आर्मी चीफ बनने जा रहे थे, तो आप कश्मीर के वज़ीर आज़म थे, वहाँ पे बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे थे और एहतजाज की कॉल दे दी गई, तो उस वक्त क्या हुआ? आपने कहा शायद कि एहतजाज नहीं करना चाहिए, और चेयरमैन PTI ने कहा नहीं एहतजाज करना चाहिए वरना तकर्री हो जाएगी, ऐसा हुआ था? देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि जहाँ तक हमारी तल्लुक़ है ना आज़ाद कश्मीर में, एक तो ये कि बल्दियती इलेक्शन हमारी ज़िंदगी मौत बने हुए थे जी। इलेक्शन वहाँ पे नहीं हो रहे थे, तो हिंदुस्तान हमेशा तबर्रे बनाता था, कहता कि इतने काबुल हो या इतनी तुम्हारी पजीराई है तो बल्दियती इलेक्शन करा के दिखाओ। मेरा ये था कि हमें बाई आलमीन इलेक्शन करना है। वो डेट ऐसी थी कॉन्फ्लिक्टिंग के, जो हमने डेट रखी हुई थी उसके पहले से अनाउंस हुई थी, वो आर्मी चीफ की भी कन्फर्मेशन होनी थी, वही इमरान खान ने लाहौर से इस्लामाबाद हिट कर रहा था। ठीक है।
अब इनके पास ये था कि आम हालात में, नॉर्मल हालात में, आपको पता है कि जब इस्लामाबाद में कोई धरने हो तो आज़ाद कश्मीर पुलिस भी आती है और भी ये लेते होंगे, पंजाब पुलिस भी हमेशा वहाँ होती है। उस वक्त इन्होंने कहा कि चूँकि पंजाब में हुकूमत कोई और सी PTI की थी, ठीक है, यहाँ से तो इनको पुलिस मिल नहीं सकती थी, तो अब इनके पास आज़ाद कश्मीर खुद अपने इलेक्शन में उलझा हुआ। तो मैं जो मज़े की आपको बात बताऊँ कि मैं आके हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, मैं उनको मिला, लेकिन जो एक अच्छा पहलू होता है ये लोगों को बुरा लगता है। मैंने उस वक्त कहा कि जब आज़ाद कश्मीर की बात है तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी सरदार साहब कितने चाहिए आपको फोर्स? मैंने कहा जी 32-35 हज़ार। उन्होंने कहा 60 हज़ार देंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी मैं कंट्रोल रूम आज़ाद कश्मीर बना देता हूँ, आप मुझे कहेंगे तो मैं वहाँ आके खुद बैठ जाऊँगा। आज़ाद कश्मीर के लिए सबको दिल हाज़िर है, आप कहते हैं तो मैं खुद आ जाता हूँ, आप कहते हैं मैं इस्लामाबाद से, जो कहेंगे आप करें। ये मतलब एक पॉजिटिव जेस्चर था। मैं उठने लगा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी नादरा के हवाले से किसी एरिया में कुछ बनाना चाहें, ऑफिस, पासपोर्ट, कोई सहूलत चाहिए हम आपको। यानी वो कश्मीरियों के लिए जो काम पाकिस्तानी का दिल उठता है ना या बिछता है, वो राना सनाउल्लाह वाला वो था। उसमें ना नून थी, ना PTI थी, ना PP थी, वो एक पाकिस्तानी बात कर रहा था कश्मीर के लिए जी। जब वो डेट आपस में क्लैश कर गई, मैं चूँकि राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से मैंने कहा जब क्या करें, मुझे कहने लगे जी सरदार साहब अपने लीडर से गल करो, 2 जड़े आगे कर ले, जड़ी फोर्स कहोगे जाएंगे, उन्हें ऐसे सड़िया से मुसीबत खड़ी की। अब बात जेनवन थी, मैंने सबसे पहले असद उमर साहब से बात की। उनको मतलब है, मैंने कहा जी कि अगर ये आगे करते हैं आज़ाद कश्मीर के लोग, मैंने कहा सारी उम्र इनकी नस्लें भी आपकी शुक्रगुजार रहेंगी कि आपने ये याद रखेंगे तारीख में। मैंने कहा तारीख लिखी जाती है। असद उमर साहब ने कहा कि वो चले देखते हैं, मैं भी बात करता हूँ, आप भी बात करें। इस पे कम से कम 8-10 दफ़ा हमारी बात हुई। असद उमर साहब चूँकि बड़े मैच्योर, मतलब कूल माइंडेड और एक अच्छे रीज़नेबल आदमी, खान के चूँकि बहुत सारे एडवाइज़र हैं। मैं नहीं कहता कि वो कश्मीर के लिए बुरा था, इसलिए असल में पता ही नहीं होता किसी बात को, लेकिन उसकी एक चीज़ खामी है कि उसकी ज़ात सुप्रीम है। ये उसका एक मसला है उस बंदे के साथ कि उसकी ज़ात में सब कुछ मायने है। उनको भी हमने तरला किया कि आज़ाद कश्मीर के, आपने उनसे बात की? हाँ, उन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोको शहबाज शरीफ ने। वो तो हमेशा इस चीज़ को इनकरेज करते हैं ना कि ऐसी तैसी फिर। मैंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें, ट्रुप्स कौन देगा? मैंने कहा मैं उन्होंने बुरा आखूँगा, मैंने ट्रुप्स देंगे, मैंने इलेक्शन करें। सारी अपनी पार्टी की मज़ामत के बाद मैंने कहा कि हम मरहलावार कराएंगे। 3 DO ने 10 ज़िले हैं हमारे, हमने मरहलावार इलेक्शन की तरफ गए तो अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी। किसी एक जगह पे कोई सीरियस चाकू नहीं चला। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कर्फ्यू भी लगे, बल्दियाती इलेक्शन में, चूँकि कबीले इन्वॉल्व होते हैं इलाके, तो आज़ाद कश्मीर ये अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। लेकिन PTI की तरफ से, यानी हमारी अपनी जो पार्टी थी उस वक्त, और हमें जो उसकी तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, हम नहीं मिली, नहीं मिल सकती। ये भी बात किसी को कहने के ये भी कहा गया कि आर्मी चीफ की कर रही हो वो तो जाएगी। मुझे बार बार कहा उन्होंने कहा यार तू कर ले भी ना यार, इलेक्शन आगे पीछे कर ले, आर्मी चीफ तक गुजर जाएगा, बड़ा मसला। मैं देखें वो यानी कि आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनते नहीं देखना चाहते। उसकी वजह ये थी कि देखें एक चीज़ बड़ी क्लियर है, उनको ये पता था, ये चीज़ उनके जहन में आके जो उनके बावले बताते नहीं, पागल से जो होते हैं, ये बातें चूँकि वहाँ बैठे होते थे डिस्कस होती कि इन्होंने उसे हटाया सी इतना पहले DGI की पोस्ट हूँ, ये तो साढ़े तो तपिया हुआ। उससे पहले जो हमारे DGI हैं इस वक्त जो है ना, उस पर भी गैर ज़रूरी लांचा खड़ा किया इन्होंने। उस पर भी हमने उसको कहा कि भाई ये फ़ौज के इंटरनल मसले हैं। देखिए कहने की हद तक आप कहते हैं जो DGI होता है वो किसका होता है, माता है सुबार्डिनेट प्राइम मिनिस्टर का। ये कहने की हद तक बात है, थियोरेटिकल होती होगी। एक्चुअल बात यह कि वो फ़ौज से जाता है, फ़ौज का ही नुमाइंदा होता है। जो फ़ौज का बंदा है वो फ़ौज का ही है। फ़ौज पाकिस्तान की और वो पाकिस्तान के लिए सोचती है, उसको ना A के साथ है ना B के साथ। उस वक्त भी पार्टी के अंदर मैंने को 2-4 और बंदे भी थे जो इमरान खान को कह रहे थे कि बवाल ना खड़ा करो। लगना उसे नहीं है जिसने लाना चाहते थे तुम। आप मतलब ये भी खाम खा जो DGI है उसके लिए खड़ा किया गया। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से देखें, जो चीज़ फौज कर रही है या तो आपको चॉइस भेज रही हो कि जी आप बताएं ये करना है या वो करना। जब वो चॉइस ही नहीं भेज तो फिर आप रोक कैसे सकते हैं उनको? जो रोक नहीं सकते तो फिर अपने लिए क्यों आप लांचे खड़े करें? फिर ये समझाया किसने कि बस कर दो, अब ये तो बन के रहना बस तो हुआ ही नहीं। देखिए इमरान खान बस हुआ ही नहीं आखिरी दम तक। मैं आपको बताऊं कि जब DGC के बारे में FIR लॉन्च करने की कोशिश की गई, ये परवेज़ इलाही जो PTI के सदर हैं आज जो अरेस्ट हुए, वो मैं ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमने ऑफिशियली भी मीडिया में उसको मेरा उसी दिन का मतलब इंटरव्यू और रिकॉर्ड है नसरुल्लाह मलिक साहब के साथ। मैंने कहा कि यार ये हद है। देखिए कि DGC के फिर यह है कि जो मुख्तलिफ नाम रखे ना, एक फ़ौजी के नाम नहीं रखे थे, बहुत सारों के निक नेम रखे हुए थे। मतलब जनरल बाजवा तो मिस्टर X थे जी, तो अगर उनको आपने एक्सटेंशन दी हुई तो फिर मिस्टर X क्यों है? मतलब देखें फ़ौज के साथ विदाउट, मैं समझता हूँ कि अगर आपके कोई इशू, लड़ाई बनती नहीं थी। लड़ाई फ़ौज ने एक बात मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान उसके ज़्यादा किसी की सपोर्ट नहीं किया। नवाज शरीफ को ऐसी सपोर्ट नहीं मिली है, बेनज़ीर भुट्टो को ये सपोर्ट नहीं मिली है, ये ऑन रिकॉर्ड है। जो सपोर्ट मिली है इन्हीं को मिली है, और इनके लिए बारे में अगर कोई लाडला कहता है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो सपोर्ट उनमें से किसी को नहीं मिली, शायद जो इनको मिली। बिल्कुल
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से क्यों इन्हें हाथ धोना पड़ा उस वज़ारत उज़्मा से, इसकी वजूहत जानते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। तो पहली मरतबा पीटीआई ने आपको आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाया, आपकी खूबियाँ साफ नज़र नहीं आ रही थी या पीटीआई में से कुछ लोग या उनके जो कायद हैं वो आपको बनाना नहीं चाह रहे थे? देखिए, एक तो ये था कि मैं जब गया ना उस वक्त आज़ाद कश्मीर में सदर थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब। हुआ कि यूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब चूँकि आज़ाद कश्मीर की तारीख में कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि बनी हो और वो उसमें न शामिल हुआ, लेकिन इसमें जब पीटीआई में कहीं आए तो ये मुझे पता चला कि ये कहीं बाहर लंदन के दौरे पे थे। ये आपको पता है कि जो कश्मीरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे फाइनेंशियली बड़े तकड़े, उसमें जब वहाँ पे गए तो लोगों का हौसला सलूक अच्छा था और ये मतलब इमरान खान ने वहाँ पे देखा कि लोग चैरिटी वगैरह, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा जी कि खान को कि जी हमें एक पीटीआई आज़ाद कश्मीर का सेपरेट अकाउंट भी खोलना पड़ेगा, तो उसमें लोग डोनेशन देंगे। तो उसने कहा ठीक है खोलो, इजाज़त तो इसने इस तरह की ली, लेकिन उसमें अकाउंट में कोई आ गया 32-33 करोड़। ठीक है, आज़ाद कश्मीर पीटीआई के अकाउंट में वो बाहर से आया। वो जो पैसे आए तो कहीं इमरान खान को याद नहीं रहा, जब उसको याद आया उसने पूछा कि यार वो पैसे बाहर से चेक करो। उन्हें जब अकाउंट का चेक किया, स्टेटमेंट ली, तो उसमें 32-33 करोड़ आया था, उसमें 9 करोड़ रह गए थे। जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद को पता चला कि इमरान खान पता करा रहा है, उसने 9 करोड़ भी निकाल के तो उसमें कुछ मतलब करोड़ से भी कम हो गए, बाकी पैसे भी ड्रा कर लिए। इमरान खान ने कहा भाई ये कैसे हो गया? तो उन्हें बैरिस्टर ने कहा जी हमने लोगों के पैसे देने थे, वेंडर्स की पेमेंटें थी, जलसा हुआ था, वो पैसे सारे ये निकाल गए। तो कानूनी तौर पे तो वो निकाल सकते थे, वो लेजिटिमेट कैसे किए, मतलब कोई तंबू के नाते वगैरह, ये बात इमरान खान को हज़म नहीं हुई। और इमरान खान जो है ना वो बहुत बुरे अल्फाजों के साथ बैरिस्टर को याद करता था कि जी ये कौन बैठा, मतलब मैं वो अल्फाज में यहाँ नहीं कहना चाहता। वो कहता था कि इसको निकाल। अब लोगों का ये ख्याल था कि इसके अलावा हमारे पास कोई आदमी नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो कुछ लोग थे वो इतने नाउन नहीं थे। मेरी सूरत में उनको ये हुआ कि एक दूसरा पीटीआई जो एजेके की जो उस वक्त भी थी उसकी 2-3 सीटें होंगी, 2 सीटर थी, उस वक्त उनको ये था कि ऑलरेडी इख्तलाफात का शिकार है, तो मेरी सूरत में इसको भेजो, ये वहाँ का रहने वाला है, तो एक तो पीटीआई को मुतारक कर आइंदा आने वाले इलेक्शन में रोल अदा करे, और ऊपर से ये कि मुहैयर हजरात हूँ और वो अपनी जेब से भी दे सकते, और मुझसे अच्छे खाते इलेक्शन के खाते में पैसे लिए भी गए। जो हमें पहले इमरान खान ने भी का प्राइम मिनिस्टर हमें 5 अरब कहे थे, 5 अरब छोड़ के 50 करोड़ भी नहीं उन्होंने दिए, लेकिन मैंने पैसे भी लगाए, इलेक्शन कंपेन भी की और बहुत पीटीआई को अच्छा रिजल्ट दिलवाए, चूँकि लोग शामिल करवाए पार्टी के। न उन्हें पे इमरान खान जनरल बाजवा को इल्ज़ाम देता था, कुछ और कहते थे, लेकिन मेरे पास साथ जनरल बाजवा ने बाद में मुझे ये बात कही कि अल्लाह जानता है कि मैंने तुम्हारी वजारत उज़्मा के खाते में मैंने कोई रखना नहीं डाला है, और मुझे उनकी बात ठीक लगती थी कि और ऐसी मसाइल खड़े हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कोई बरादरीज़म की ये बात कर रहे थे कि जटिज़म किया गया, ये किया गया, ये इमरान खान। लेकिन मेरा एक आज़ाद कश्मीर का कोई काला सा चिट्टा सा अखबार है, मतलब 2-4 सफ़े का, उन्होंने कोई लगा दिया कि सेक्टर कमांडर ने मुझसे कोई डील की है, वो इंडियन मीडिया ने उठाया। आज़ाद कश्मीर का जो सेक्टर कमांडर उसके हवाले से वो चीज़ भी एक रिपीट होती थी। मैंने जब जनरल बाजवा या फ़ौज के हवाले से बात की एक इंटरव्यू में, बड़ा नाउन मतलब सलीम साहब साहब का था, उस पर मेरे साथ इमरान खान ने कहा कि ये कल तुम्हें इसने वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया था, तो वो आज सारा पार्टी का नैरेटिव चेंज कर रहा है। तो मैंने उनको कहा जी वो मेरी ज़ात की बात होगी, चले नहीं बनने दिया। जनरल बाजवा ने आपको नहीं, उन्होंने ये इमरान खान ने कहा कि नहीं बनने दिया था। मैंने कहा जी चले नहीं बनने दिया था, लेकिन इस तरह तो उनको माइनस ना करें, आपको भी मुझे पता, मुझे भी पता कि उनका रोल कितना है। कहते हैं कि मतलब उसमें उन्होंने इस तरह बाल भी अपने इस तरह किया, हाथ डाले इमरान खान ने कि जब तू बात को नहीं समझा, पार्टी का नैरेटिव चेंज कर रहा है, तो कब समझ आएगी। यानी वो शदीद गुस्से में आ गए। हाँ, बहुत गुस्से में थे। उनको मैंने कहा कि इस तरह हमसे पॉलिटिकल पार्टियों से ये ना एक्सपेक्ट करें आप। मैंने उनको ये कहा कि सपोज करें कि ये हुआ भी है, लेकिन आप मेरी इख्तलाफ राय को तो बर्दाश्त करें। मैंने कहा सारी पार्टियों में बात कोई कराची से कोई बयान दे रहा है, पिंडी से, चूँकि सियासी आदमी होता है ना जी, ऐसे तो नहीं होता कि फ़ौज है और ये कि सबकी एक ही राय है। तो फिर आप बने कैसे, यानी ये न्याय साहब कैसे गए? नहीं, आप ये कैसे? तो उस पहले का मुझे याद, उस वक्त तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन चुका था जब ये मुझे कह रहे थे ना इमरान खान के, यानी तू बात नहीं याद रख रहे कि तुम्हें बाजवा ने उस वक्त नहीं बनने उस वक्त नहीं बनने दी, यानी उन्होंने बाजवा साहब पे डाली। ये हुआ ये कि मैं बना कैसे, जब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होती है वफाक से, हमारी वहाँ कय्यूम न्याज़ी की हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत थी, 32 सीटें थी हमारी। कय्यूम न्याज़ी साहब चूँकि अपने अंदाज से काम कर रहे थे, हमारे लोग उनसे खुश नहीं थे, और हमें पता था कि ये हुकूमत सुबह गई है शाम की। हम यहाँ जब आते थे ना वफाक में आके, हमारे अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हम एक दफ़ा बैठे थे, हम कोई 10-11 लोग थे असम्बली के मेम्बरान, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये भी उसमें थे, स्पीकर जो उस वक्त थे, अभी वज़ीर आज़म भी, ये मेरे साथ थे। हम अली अमीन गंडापुर साहब के घर पर बैठे थे, वहाँ पे हमारी एक मीटिंग हुई, इन्होंने हमें कोई डेट दी कि कोई बल्दियाती इलेक्शन है, ये मेरा ख्याल बात होगी दिसंबर जनवरी की, इस तरह था उस साल।
तो वो ये कि हम इन्होंने कहा जी मुझे टाइम दें, हमने कहा निकाल। फिर नेक्स्ट डे मेरे घर पे बैठे थे। उन मीटिंगों में एक दिन हमारी गंडापुर साहब के साथ बहुत तलखी हुई, बहुत हार्ड टाक हुई हमारी। हमने कहा जी आप हम लोगों को, कश्मीर वालों को अहमियत नहीं दे रहे, क्यों जलील कर रहे हैं? न्याजी साहब नहीं चला सकते, हुकूमत गिरेगी और कोई और बनाएगा। इतने में बीच में ये डेटे देते रहे हमारे, तो गंडापुर साहब उसको थोड़ा मार्जिन दे रहे थे न्याजी साहब को, तो इनके अपने इलेक्शन भी थे, इनके अपने इंटरेस्ट थे, हमारी कोई इनके लिए अहमियत नहीं थी। इमरान खान के क्राइसिस शुरू हो गए, जब गवर्नमेंट उसकी वीक होना शुरू, उसके क्राइसिस शुरू हुए, तो हमें ये था कि अब हम इमरान खान को ये इसको कहेंगे तो ये कहेंगे ये कश्मीरी सेल्फिश हैं, इनको अपनी पड़ी हुई है, हमें नहीं देख रहे हैं मुश्किल। तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल टाइम था, हमें कुछ समझ ना आया कि हम क्या करें। हमारे पास एक दिन ISI की, MI की और IB की एक जॉइंट मीटिंग होती है। उसका हमें इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि तीनों इदारों का ये ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट अपनी बच सकती है, गिरेगी। रिपोर्ट्स आ गई, तीनों एजेंसियों का इस पर कॉन्सेंसस था कि हुकूमत गिरने वाली है। चूँकि वफाक में शहबाज शरीफ साहब आ चुके थे PDM। अगले 2 दिन बाद एक मीटिंग होती है जिसमें IB को बाहर का रखा जाता है, उसमें MI और ISI है। उन दोनों ने ये कहा कि जी कय्यूम न्याजी की हुकूमत सुबह गई है शाम की। अब उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर किया था। उन ऑप्शंस में था कि PTI से मैं था कि जी अगर इसको दी जाती है तो ये हुकूमत चला सकता है, ये संभाल लेगा। मेरे पास 2 नामों के हवाले से कमेंट से, इसी तरह पीपल्स पार्टी के 2 नामों पे उनका एक पूरा था, उसकी प्रॉपर मिनट्स भी हमारे पास आ गए थे, किसी वजह से पहुंच गए होंगे। वो में जब मिनट्स आए तो हमें पता चल गया कि अब गवर्नमेंट सुबह शाम गिर सकती है और पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टी हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करने वाली। और इदारों ने आपके नाम पे गौर भी करना शुरू कर दिया। नाम मेरे भी और दूसरे नामों के भी। यानी उनको नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर PTI करेगी, उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको बनाओ, उन्होंने कहा कि पार्टियां इनमें से क्या डिसीजन करती हैं। कौन वज़ीर आज़म बन सकता है? इस पे इत्फाक था कि न्याजी साहब की हुकूमत नहीं बचाई जा सकती, क्योंकि अंदाज इस तरह का था। मैंने वो मिनट्स देखने के बाद, मैंने इमरान खान को, रमज़ान था, मैंने सहरी के बाद टेक्स्ट किया, व्हाट्सएप मैसेज किया मैंने इमरान खान को। मैंने उसमें लिखा कि जी कय्यूम न्याजी की हुकूमत वहाँ गिरने वाली है, मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, बीइंग अ पार्लियामानी लीडर और पार्टी प्रेसिडेंट मेरा काम है आपके नॉलेज में लाना। अगर पहले आप मुझे इख्तियार देते तो मैं गवर्नमेंट आपकी बचा देता, लेकिन मैं अभी आपको 35-40% से ज़्यादा एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो भी अगर आप अगले 12-14 घंटे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर आपने डिसीजन लिया, मेरी ये गारंटी नहीं है पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर मेरा आपके। मैं सो गया सहरी के बाद, 11 बजे मुझे गंडापुर साहब का फ़ोन आया, ही वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। उससे पूरी चीज़ पढ़ी नहीं होगी, मुझे कहता इमरान खान को क्या भेजा है। मैंने कहा आप, अब मैं चूँकि सोया हुआ, मैंने कहा जी आपके खिलाफ तो कुछ नहीं भेजा, क्या हुआ? और नहीं क्या भेजा? मैंने कहा अल्लाह के बंदे आप, मैंने कहा ये क्यों इतना वो शॉट कर रहा? मैंने कहा आपके बारे में कुछ नहीं लिखा। उसको जब इमरान खान ने कॉल की ना, वो प्रेशर में आ गया कि शायद मैंने उसके बारे में, मैंने कहा आपके बारे में नहीं कहा कुछ। मैंने कहा मैंने सुबह और तो कुछ नहीं कहा, टेक्स्ट भेजा था कि गवर्नमेंट गिरने वाली है, तो यार मुझे बताते। मैंने कहा नहीं याद रहा, आपको नहीं बताया था, आप कुछ कर भी नहीं रहे, इतने दिनों से हम आपके पास आ रहे हैं। मुझे कहा जी वो कह रहा है इमरान खान के तनवीर को लेके मेरे पास हो। मैंने कहा कि उसको कहो कि तनवीर इस्लामाबाद में नहीं है। मैं इस्लामाबाद में ही था, इसलिए कि मैं गुस्सा था कि भाई फैसला करो, मैंने आके वहाँ कोई सजदा करना है वहाँ पर। मुझे उन्होंने कहा मैं नहीं गया। कहते करना क्या? मैंने कहा डिसीजन करें, किसी को नेक्स्ट पार्लियामेंट लीडर करें। तो उस पर मतलब इदारे भी, GHQ भी उसके अंदर इन्वॉल्व था। उन्होंने कहा जी ऑप्शन क्या हो सकती है। मुझे GHQ में जो आर्मी चीफ थे उन्होंने पूछा कि आपको हमसे क्या सहूलत चाहिए अगर आप हुकूमत बनाते हैं। मैंने कहा जी कोई सहूलत नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बंदों को कहेंगे हमारे लोगों को काले न करें। मैंने कहा इनको झूठी सच्ची फाइलें हैं बना के डराते हैं, काले न करें, कोई दुनिया की हेल्प नहीं चाहिए। मैंने कहा हुकूमत वही होगी जो अपनी स्ट्रेंथ पे होगी, तो आप सिर्फ ये करें। उन्होंने कहा कोई नहीं कॉल करेंगे। मैंने कहा आपको कहा कि आपको सपोर्ट चाहिए हमारे से। उन्होंने कहा जी आज़ाद कश्मीर है आलमात, ये जो बेरोजगारी से हवाले से आर्मी चीफ वो जानते थे उस वक्त के जो थे आज़ाद कश्मीर को। मसलन मैं गया, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोटली के थे उस वक्त, एक मीटिंग में गया, उनको जब कहा था कोटली के 12 गाँव उनको पता थे, वहाँ पे सर्व कर चुके। देखिए फ़ौज को ये एक एज होता है कि उनको मुल्क के बारे में, अगर ये कहें कि उनको आज़ाद कश्मीर के बारे में नहीं पता था, एक एक जगह उनको पता होती है, ओरिएंटेशन है, ये चीज़ जाननी ज़रूरी होती है अपने मुल्क के हवाले। उन्होंने कहा जी मसाइल के आज़ाद कश्मीर के, रोज़गार के और दूसरी जो चीज़ें की मैंने उनको बताई, लेकिन उन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। और आप वज़ीर आज़म बन गए। मैं वज़ीर आज़म बन गया और उसमें चूँकि पार्टी से ही बना, देखिए बाहर से कोई वोट चाहिए ही नहीं था। हमें 27 पे बनता, हमारे 32 थे। अब जब बन गए सिर्फ इनकी इंटरफेयर न होने, बट इंटरफेयर करते तो हो सकता कोई और बन जाता। वो जो उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, उन्होंने कहा कि कोई नहीं करेगा इंटरफेयर, हम बन गए हुकूमत। उसमें उनका कोई एहसान भी नहीं था, और ये था कि उन्हें PTI को वहाँ पे मौका दिया कि PTI की हुकूमत है, ये चलती रहे। ठीक, उन्होंने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप चौधरी सरवर साहब जाते हैं इस्लामाबाद, आपको गाड़ी में बैठाते हैं, अपने साथ शहर में लेके आते हैं, ज़ाहिर बात है इंसान कोई उम्मीदें लेके आता है। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में होता क्या है, आप क्या
कहते हैं उनके बयान को बिल्कुल उठा के साइड में फेंकते हैं। हुआ क्या, कमिटमेंट क्या की थी आपने? ये चौधरी सरवर साहब की और मेरी पिछले 10 दिन के अंदर को तीसरी चौथी मीटिंग थी। ठीक है। पहली एक मीटिंग इनकी मेरी अमर कियानी साहब हमारी जॉइंट हुई, बल्कि हमारी 2 जॉइंट मीटिंग हुई जिसमें मैं भी था, अमर का, और एक दूसरी या तीसरी मीटिंग थी जिसमें हमारे जो एमएन ने कराची से जिन्होंने रिज़ाइन किया मौलवी साहब वो उसमें थे, और भी कोई पीटीआई के लोग थे जिसमें हम ज़्यादा हो गए थे। मतलब वैसे हमने रखी थी, वो भी आ गई मेरे घर पे। ठीक है। इससे पहले की बात, इसमें जब ये परसों गए मेरे पास तो मैंने इनको कहा कि मैं जिना हाउस जो है मैंने लाहौर में वहाँ पे हाज़िरी देनी है और ये मतलब उसके ऊपर जब मैंने कहा इसके ऊपर पूरी मैं आपको बताऊँ कि हर बंदा जिना हाउस नहीं आ सकता है, लेकिन दुखी हर आदमी है। जो चीज़ गलत है मोबाइल कॉम से रिलेटेड हो, कोई मतलब हमारी शोधा से रिलेटेड हो, उसको कोई अप्रिशिएट कर सकता है। ठीक है। तो वो हमने आना था, तो ये मुझे कह लगा कि चल ही रहे होते, फिर चौधरी शहजाद साहब ने मिल लेने। मैंने कहा चौधरी साहब तो मेरे बुजुर्ग के भाई हैं बड़े, वो बिल्कुल मिलेंगे। मैं वैसे भी कहीं जाऊँ ना चौधरी साहब उस शहर में हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको सलाम ज़रूर करूँ, उन तक पैगाम अपना पहुँचा दूँ कि मैं मिलना चाहता हूँ। अब इसमें कई पार्टी की शमूलियत की बात नहीं है। मैंने इनको एक चीज़ ये कही थी कि मेरे साथ बहुत सारे सूबाई मेम्बरान जो इस वक्त थे पुराने और जिनकी अपनी मरूसी मतलब सीटें भी हैं, मैंने कहा जी कौमी के, सूबाई के और सेनेटर्स भी। मैंने इनको एक जगह का नाम बताया, मैंने कहा सिर्फ 2 सेनेटर वहाँ के, वो कहते जिस दिन ऐलान करना है हमें साथ बैठा के करो। मैंने कहा जी बंदूक की टीम है वो, मैंने कहा जी उसकी वजह क्या है? कहते क्या है? मैंने कहा इसलिए कि जिस दिन सरदार तनवीर ने इमरान खान के बारे में बात की वो अरूज पे था, उस दिन बात करनी मुश्किल थी इन यूथ से। मैंने कहा मुझे भी वो गाली दी गई कि कोई गाली वो ना पढ़ सकता है ना सुनना चाहता है, लेकिन मैं आगे खड़ा हुआ, लोग ये देखते कि आगे खड़ा कौन हो सकता है। मैंने कहा एमएनए एमपी क्या सारे खड़े हो सकते? कहते नहीं। तो मैंने कहा मेरे साथ इसलिए खड़े कि आप लोग, मैंने वो फेस किया बंदे। अब ये कहीं नहीं बात हुई, पता नहीं कल जब वहाँ से निकले ना मीडिया हाइप की वजह से उन्होंने कोई आगे गलत मैसेज दिया। कल में जब वहाँ पे गया तो आगे पूरा माहौल क्रिएट हुआ था कि मैं शमूलियत कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी जो बंदे मेरे साथ खड़े हैं वो क्या कहेंगे, ये कौन आदमी है, ये उधर चला गया, हमारा क्या किया? ये मैंने चौधरी शहजाद साहब को मैंने कहा आप तो समझते ही अंदर कोई बात नहीं हुई थी कि आप शमूलियत इख्तियार कर लें? जगह पे ये बात नहीं। मुझे कहने लगे जी चलो गलती हो गई, ऐसी गलती कर ली, लेकिन हल कर तो ऐलान करो। मैंने कहा चौधरी साहब मेरे स्टेक्स जाती नहीं है, मेरे साथ जो लोग हैं उनके स्टेक्स है। शहजाद साहब बिल्कुल बात मेरी अंडरस्टैंड कर रहे थे, इसलिए मैंने बाहर जो उनके लिए अल्फाज गए वो इससे ज़्यादा के मतलब डिज़र्व करते हैं चौधरी शहजाद साहब। चौधरी सरवर साहब का ये जो टेम्परामेंट है ना शॉर्टकट वाला, ये पाकिस्तानी सियासत के साथ मैच नहीं करता। इसको अगर सच्ची आप कहें बात तो 2 नंबरी वाला जी एटीट्यूड है, ये नहीं कि सिस्टम चल। यानी आपके साथ भी वो गेम कर रहे थे? गेम कर रहे थे, बोरी डाल रहे थे। ये वो बोरी कराची वाली बोरी नहीं है, ये दूसरी बोरी होती है ऊपर से डालने वाली कि बस इसे बंदा आप समझ गए, आपने मौके पे साफ बराबर कर दिया। बहुत इतनी लोगों को समझ नहीं आई, कुछ विभाम था तो कि नया कोई अंदर इस तरह खड़ी की ऐसी शार्ट किस्म की, उसमें कुछ उनका मैं समझता कि ये चीप सी चीज़ें ना इस लेवल पे जाके ग्रेस। मैं वहाँ पे उनको प्रेस में गया, जब हम वहाँ से रवाना हो रहे प्रेस हमसे सवाल कर रहा है, मैंने वहाँ नहीं का शमूलियत हो रही है। मैंने कहा जी हम इनको बरादर बुजुर्ग के तौर पर लेते हैं, अच्छा तल्लक है हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग भी। और वाकई थी, मैं जहाँ लाहौर में रहता था डिफेंस फेज़ 5 में बैक साइड पे इनका घर था। अभी भी इस्लामाबाद में जो इन्होंने घर लिया है वो मेरे मोहल्ले में लिया। तो मैंने कहा कुदरत की तरफ से ये है कि हमारा आपके मोहल्लेदार भी हैं और लेकिन सियासी तौर पे मेरी मोहल्लेदारी उनकी हरकतों की वजह से बहुत दूर हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये शार्ट चीज़ें बता के ना मुझे कहते हैं कि मैं पार्टी ना आल ही ना आलो जिन्होंने जड़ा होता दिया तुसी कर। अब मैंने ये देखा कि भाई कोई कौन आल ही नहीं, इनको खुद नहीं पता कि क्या करना है, न वो पार्टी के लिए मैं समझता हूँ मौजूद साबित हो सकती। सियासी जो राज हैं, अंदर की जो बातें हैं, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। तो ये आप कहते हैं मेरे पास 15 एमएनए, सूबाई असम्बली के लोग, सेनेटर कहाँ पे हैं, कहाँ छुपा के रखे हैं? बात ये है कि अभी पत्ते जो है ना कि बाहर आ जाए। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि कल मैंने चौधरी शहजाद साहब को, उनको चूँकि समझते एक बड़ा नाम लिया उनको, मैंने कहा चूँकि आपके साथ रहे ना, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा नाम है दस रहे। उन्हें कल मैंने कराची तो फ़ोन किया कि असं थोड़े मिलने से आ रहे, तुम अगे किधर चले गए हो? मैंने कहा मैं कहीं नहीं गया, मैं जिना हाउस जा रहा हूँ। देखिए बात यह कि मेरे लेवल पे जाके ना ब्लफ नहीं चल सकता। हमें ये है कि अगर इजाज़त दी गई, आपको पता है मुतलका जगह से कि जी ठीक है आप नेशनल कितनी चूँकि पार्टियाँ बननी है, अभी ये क्लियर नहीं है ना। अभी इधर एक पार्टी शो कर गई है मिली पार्टी, कोई वो वाली पार्टी को आना चाहती है, किसी का जाना, मतलब कोई पता नहीं कि होना क्या है। तो आप अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं कि किसी पार्टी में चले जाएंगे? जो बनवाने वाले हैं ना वो पहले दिखाए ना कि हमने आप इंतजार कर रहे हैं, किसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं? इशारे का नहीं, मैं देखे ना बाद का सपोर्ट नहीं चाहिए होती। उसमें ये उसने समय इजाज़त दे दे कि भाई करो, खुल के करो। तो उसमें यह है कि देखे ना अभी मसला क्या है
कि हमें पार्टियां बननी कितनी है ना। देखिए बेतों की पार्टियां बनाने का भी बहुत फायदा नहीं। देखिए वो कदर और मंजर खो जाती है। अब पार्टियां अगर इस वक्त पीटीआई से कितनी बनेगी, हमारी एक कोशिश थी, हमारी कोई लीडरशिप ने भी, जब पीटीआई की लीडरशिप है ना वो भी उस तरह खड़ी नहीं है। इमरान खान के अलावा दूसरों की बात कर रहा हूँ। आज भी देखे 2 का आ रहा है, तो मतलब है थोड़ा सा वो करें ना कि पीटीआई टूटने के बाद 1 बनेगी, 2 बनेगी। आपका रोल क्या होगा? आप किसी पार्टी को लीड करेंगे, नंबर 2 होंगे, क्या करेंगे? इस वक्त तक जितने मंजूरनामे में जितने लोगों को किया गया उन सब से मैं मजबूत पोजीशन में हूँ, और ये ब्लफ नहीं है। कितने लोग हैं आपके पास? मेरे पास है ना, जो देखे कल हमारे मुंह से उन्हें निकलवा दिए थे, मैंने कहा 17 MNA। देखिए इसलिए कि जो सूबाई है ना उनकी तादाद ही बहुत ज़्यादा है। चूँकि मैं यहाँ आता था, मुझे टिकट के लिए लोग सिफारिशें करते थे। बहुत तकड़े लोगों को इमरान खान ने, सैफुल्लाह नियाज़ी ने पैसे खा के ना तो उनको टिकट नहीं दिए। पैसे खा के? बिल्कुल। ये दोनों पैसे खाते थे? पैसे लेते हैं। उसमें यह कि जो है ना बुनियादी तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये पीटीआई में वो वाला कम नहीं है, ऐसे जो लोगों को बाहर बताया हुआ काम सारे हुई हैं जो एक टिकट के कितने पैसे लिए इन्होंने? बहुत डिपेंड करता है कि देने वाला कैसा है। तो ये तो सैफुल्लाह ने सब खुद लेते थे, फ्रंट मैन के खुद लेते हैं, खुद मुकम्मल तौर, यानी इस चीज़ को तो आपने अपनी आंखों से देखा। तो अब आप क्या? सबको पता है, जिसको नहीं पता होता ना वैसे मचला बन के दृढ़ मार लेता है। पता जहांगीर तरीन साहब भी ख्वाहिशमंद हैं, कोई पार्टी बनाने जा रहे हैं। मेरा ख्याल जहांगीर तरीन साहब अच्छे आदमी हैं, बनाए तो अच्छी बात है। आपको दावत दें तो आप जाएंगे? नहीं बिल्कुल, मतलब अगर उनकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है जो हम तो मिल के चल सकते हैं, कोई उसमें अर्ज नहीं। क्योंकि उनके पास भी कोई ग्रुप हैं, लोग हैं, उनके साथ होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि उनका एक बहुत अरसे से वो काम कर रहे थे। इमरान खान के टाइम पे भी उन्हें बहुत रोड़ा था कि उनकी मेरी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है मैं इकट्ठे चल सकता। आप वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने से पहले ही आपके ख़िलाफ़ इतनी साजिशें हुई, यहाँ तक कि आपके ख़िलाफ़ लाहौर में केस फाइल हुआ, नाजेबा वीडियोज़ आई। ये क्या आपके ख़िलाफ़ साजिशें होती रही और कौन करवाता रहा? देखिए अभी बात यह कि जब जो रूटीन से हटके लोग होते हैं ना उनके खिलाफ ये चीज़ें करते हैं, उसके बावजूद ये हुकूमत में भी कुछ ना कुछ हुआ जो मैं काम कर गया। अब आप ये देखेंगे अगर मेरे जैसे बंदे को 3 साल मिलते, अगर मैंने 1 साल में जो काम किए, मैं कहता हूँ पिछले 20 साल पे बारी। आप उनको अगर सुनते जाएं, आपके पास ये टाइम, आप कम से कम 3-4 प्रोग्राम करें, मैं आपके सामने काम रखता हूँ। तस्वर में नहीं कर दिया हूँ। आपने पता तो किया होगा कि यार ये मेरा कौन है दुश्मन, ये साजिश किसकी तरफ से? हमारे जो रवायती राजवाड़े होते हैं ना, सियासी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये आपको पता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, दूसरे जो है ना स्किन की जो है ना इनके अपने होते हैं, और ये किसी हद तक जाते हैं। आपने ये अक्सर देखा है, मैं बहुत रेयर होता कि मेरे खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मैंने उसकी वीडियो देखी हो, मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, या बहुत कहते उसने ये कहा, मैंने कहा वो कहा, मैंने कहा ठीक है कहा है, तो मैं नहीं देखता क्योंकि मुझे आता है गुस्सा। वो बंदा अगर सामने आ जाएगा मैं उसको मतलब है कि अच्छी खासी खैरियत पूछूंगा, लेकिन मैं इसलिए देखता ही नहीं है। आपने माफ़ कर दिया? लोग आपके दोस्त आपको वीडियो भेजते होंगे, लेकिन आपके खिलाफ वीडियो आ रही है। वीडियो तो नहीं भेजते, लेकिन मैं उनको किसी खाते में नहीं समझता। आप जो काम मुझसे अल्लाह ताला ने लिए ना, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए इधर लाया था, क्योंकि मैंने कभी कश्मीर की सियासत का तस्वर नहीं किया था। तो आज आप फिर हमारे कैमरे के थ्रू ऐलान कर दें कि उन जिन लोगों ने वो वीडियोस बनाई, मैं उनको माफ़ कर, किसने बनाई? मैंने माफ़ किया, माफ़ किया। मैंने किसी को कहा, यानी आपको कोई गम गुस्सा है ही नहीं? कोई गम गुस्सा नहीं। आप क्या समझते हैं कि आप कश्मीर की सियासत से आप आगे बढ़ चुके हैं, और पाकिस्तान के अंदर आप अपना रोल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में? देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिसका जितना ज़र्फ होता है ना उस तरह लेता है। जब कश्मीरी या पाकिस्तानियत की बात करते हैं ना, तो हमारे लोगों को ताना दिया जाता है जो ज़्यादती है। वो कहते हैं कि जी इनको और ऑप्शन की है, मतलब ये इस तरह का ताना दिया जाता है, ये समझते हैं कि ये हमारी खुशनुदी हासिल करने के लिए कर। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये ताना हम बांग्लादेशियों को भी देते थे, नहीं करना चाहिए। हम बांग्लादेशियों को कहते हैं कि देखेंगे तुम लोग जी लोगे। बात यह है कि हमें अलग राजवाड़े बनाने का शौक़ है। जब हम और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो हमारा आलमी वक़ार क्या था? आज हम कहाँ पे? जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर जब सदर अयूब खान को रिसीव करते हैं। अब बात यह है कि ये इस हवाले से कि अगर कश्मीरी किसी जगह पे, मतलब इन्हीं कश्मीरियों के बारे में अयूब खान ने लिखा हुआ था कि पूंछ के लोग खुसूसी तौर पर, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और कश्मीर के लोग अमूमी तौर पर किसी हसास महकमे में तैनात न किए जाए। लोगों ने अपनी कमिटमेंट से साबित किया कि कभी गद्दार नहीं हुए, गद्दारी खून में ही नहीं है, और हर जगह पे किसी भी दूसरे से बड़े पाकिस्तानी और वफादार हैं अपने मुल्क के साथ। ये अलग बात है कि आप उनको ताना देते हैं, आप जहाँ पे उनको मौका देते हैं वो करते हैं, आप इसी को आइसोलेट करते हैं वो उसमें होते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ी ज़्यादती वाला पहलू होता है, थोड़ा सा दिल बड़े करने चाहिए। उसमें मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पंजाब के अंदर जो है ना यहाँ पे दिल बड़े, और उसमें इसी जहाँ पे दिल बड़ा होता है कि शादगी होती है लोगों को। मैं ये कहता हूँ कि इनको इसलिए अल्लाह ताला अनाज और ये सारी चीज़ें, इनको मैंने किसी को परवाह नहीं कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, न किसी का शनाख्ती कार्ड देखें, न किसी से पूछें, न उनको परवाह। वो चंद एक लोग होते हैं कि जो ऊपर को कार्रवाई करते हैं, लेकिन आम बंदा जो है वो अपनी झोली फैलाए बैठा होता है और वो अपने पूरे मुल्क से आने वालों को वेलकम कर रहा होता है। आप बड़े बाखबर आदमी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ सियासी मुस्तकबिल है?
मेरा ख्याल है कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जो पार्टी है जिसके अंदर हमारे इतने लोग हैं, देखिए उसमें एक लीडर ने गलती की है, उसके साथ को 2-4 हुए होंगे बेअकले। पार्टी ओवरऑल तो देखे ना, ये पाकिस्तान की पार्टी थी और इसके प्रोसेस के अंदर शामिल। पार्टी में गलत लोग तो नहीं है सारे, ये सारे बुरे लोग नहीं। आम आदमी को जो पढ़ाया जा रहा था या हमने उसको जो दरस व तदरीस व तलकीन की वो चल पड़ा होगा। पार्टी के अंदर जो यूथ का तबका है, मेरा ख्याल है कि कोई भी सैलाब की तरह होता है जो यूथ, इसको गाइड करना चाहिए, इसको अपने कौमी दायरे के अंदर ब्लेंड रखना चाहिए और उसकी तरबियत करनी चाहिए। कुछ इस कल्चर की वजह से भी बदतमीजियाँ पैदा हुई, जो मैं PTI की इंटरनल मीटिंग में मैं कहता था कि ये कोई बड़ा है उसको कुर्सी नहीं छोड़ते। हमारा यह कि बड़ा है करे तो उसके खड़े हो जाते, माँ बहन आए उसका एहतराम करते, ये माँ बहन आए इसको फुटबॉल बनाना शुरू करते, बीच में उसको रोलते, ये कोई बात है भाई? मैंने कहा हमारी वो तरबियत में ये देखा, यूरोप की बस में भी बैठे हूँ, ट्रेन में बैठे हूँ, खातून आए तो वही चीज़ होती है, खड़े हो जाते। लोगों को अजीब लगता है, लेकिन हमारा कल्चर है। जो ख़वातीन का 8 मार्च को आलमी डे था, मैंने कहा जी आलम बनाता होगा, मेरे जुमला है उसके अंदर, जिसमें जब मेरे जोड़ू में पड़ा, मैंने कहा कमिश्नर 40 करोड़ रुपये दे के लगता है और रियासत के सिस्टम के काम पे पहुँचे। मैंने कहा आलम के लिए एक दिन है साल में, मेरा हर दिन माँ का है, हर दिन बहन और बेटी का है। हमारा मतलब आपकी शरीयत भी डिमांड कर रही है, हमारा माशरा, हमारे माशरती रवायात भी। ये PTI ने यहाँ ज्यादती की। तो आप कह रहे हैं खातून को जो है ग्लैमर के खाते में उसमें जो है मॉडल के तौर पे ले रहे थे। कोई मॉडलिंग करती रहे, लेकिन बुनियादी तौर पे आपके माशरती जो तकाजे थे उसमें कुछ PTI की कल्चर की वजह से हमारी यूथ बिगड़ी है, उसको थोड़ा सा तरबियत दी। नहीं, पार्टी का मुस्तकबिल है माइनस इमरान के बाद, मेरा ख्याल होना चाहिए, पार्टी को रोल अदा करना चाहिए। उसमें कोई ऐसी पार्टी ने तो कुछ नहीं किया। पार्टी के चंद लोग होते हैं जो एरिया मतलब होता है जिस्म से कोई कैंसर वैंसर वो को निकाला जाता है ना, कि पूरा जिस्म को आदमी मार दे किसी खाते में, वो नहीं करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।